Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss second chapter of Flamingo NCRT for class 12th. So the name of the chapter is Lost Spring. So now we begin. Okay. So here is the information about the author Anees Jung. This you can read on yourself. Next we'll start the chapter. There are also given some expressions whose meanings you need to info from the text. So we're gonna read the text now. So let's start it. So the heading is Sometimes I find a rupee in the garbage. Okay, so let's see this. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago. Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. तो इस पैराग्राफ का मतलब है कि मैंने साहिब से पूछा कि तुम ये क्यों करते हो। जब मैंने उसे एक कचरे के ढेर में सोना ढूंढते हुए देखा। आगे ऑथर ने साहिब के पास्ट के बारे में बताया है, उसके बायोग्राफी के बारे में बताया है कि साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, उसने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। उसका घर ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था और उसके घर की याद कोई बहुत पुरानी चीज़ भी नहीं है। मतलब साहिब को याद भी है उसके घर की ढाका में ऐसे हुआ करता था। There were many storms that swept away the fields and homes, his mother tells him. उसकी मम्मी, साहिब की मम्मी उसे बताती हैं कि वहाँ पे बहुत तूफ़ान वगैरह आए थे बहुत ज़्यादा, तो वो उनके खेतों को एकदम नष्ट कर दिया उन्होंने और उनके घरों को नष्ट कर दिया, बहा ले गए। इसीलिए उन्होंने ढाका छोड़ दिया, अपने खेतों को छोड़ दिया। एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और अब वो इस बड़े शहर में सोना ढूंढ रहा है जहाँ वो अभी रह रहा है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। साहिब दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे पास कुछ और काम नहीं है। लुकिंग अवे मीन्स ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, ही इज़ शाय, सो ही सेज इट लुकिंग अवे। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो ऑथर ने उनसे कहा कि ऑथर ने ये फर्स्ट पर्सन में लिखा है, तो उन्होंने कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, मतलब तुम स्कूल जाओ, और कुछ क्यों नहीं है तुम्हारे पास करने के लिए, तुम स्कूल जाओ। और इमीडिएटली फिर मुझे एहसास होता है, मतलब ऑथर को एहसास होता है कि जो उन्होंने एडवाइस दी है स्कूल जाने की वो कितनी बेबुनियाद है। There is no school in my neighborhood. When they build one, I'll go. साहिब कहता है कि मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं, जब एक बन जाएगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा। If I start a school, will you come? I ask half joking. तो ऑथर ने पूछा साहिब से कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे। मैं भी कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं थी, मतलब ऑथर कह रही हैं। Yes, he says smiling broadly. साहिब ने हंसते हुए कहा yes. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों बाद साहिब दौड़कर ऑथर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आपकी स्कूल तैयार है। It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise it was not meant. If promises like mine abound in every corner of his bleak world. तो ऑथर ने साहिब को जवाब दिया कि स्कूल बनने में काफ़ी टाइम लगता है, और ऑथर को इस पर बहुत एम्बेरसमेंट हुई, मतलब उन्हें शर्म आई कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस किया जो वो पूरा करने का मतलब उनका मकसद ही नहीं था, वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। पर बाद में उन्हें एहसास होता है कि ऐसे छोटे छोटे प्रॉमिसेस उन साहिब जैसे बच्चों के जीवन में बहुत ज़्यादा हैं। उनके गहरे अंधेरे और छोटे और अंधेरे जीवन में ऐसी प्रॉमिसेस बहुत ज़्यादा हैं, पर वो पूरी नहीं होती हैं। After months of knowing him,
I ask him his name. Sahib-e-Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. तो एक दिन ऑथर ने साहिब से उसका पूरा नाम पूछा, तो साहिब ने बताया कि साहिब-ए-आलम ये उसका नाम है, पर उसको इस चीज़ का मतलब नहीं पता था। अगर वो उसको पता होता कि उसके नाम का मतलब द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, मतलब पूरे ब्रह्मांड का भगवान, तो उसको अब यकीन ही नहीं होता कि उसका नाम का ये मतलब हो सकता है, क्योंकि जैसी कंडीशन में वो रह रहा था तो वो यकीन कर भी नहीं पाता। उसको पता नहीं है कि उसके नाम का क्या मतलब है, और ये न जानते हुए वो सड़कों पर घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ, जिन बच्चों के पास चप्पल नहीं है पहनने के लिए, जो नंगे पाँव घूमते रहते हैं। सुबह बर्ड्स की तरह निकलते हैं और शाम दोपहर को गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। ऑथर बताती है कि अभी के कुछ महीनों में वो उन सबको उनके नाम से पहचानने लग गई है। Why aren't you wearing चप्पल्स? I ask one. मैंने एक से पूछा। ऑथर कहती है कि उसने एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी हैं। My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. तो बच्चा कहता है कि उसकी मम्मी ने अलमारी से उसको चप्पल उतार कर दी नहीं। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. तो एक दूसरा बच्चा जिसने नॉन मैचिंग शूज़ पहन रखे हैं वो कहता है कि अगर इसकी मम्मी ने ऐसा उतार के दी भी चप्पल तो भी ये पहनेगा नहीं, ये उन्हें फेंक देगा। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. तो जब ऑथर उससे पूछती है कि उसने ये मिसमैचिंग शूज़ क्यों पहन रखे हैं, तो वो अपने पैरों को इधर उधर शफल करता है, मतलब इधर उधर घुमाने लग जाता, चेंज करने लग जाता, लेकिन कुछ कहता नहीं है। आई वॉन्ट शूज़, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हीज लाइफ। और एक तीसरा बच्चा वो कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए हैं, क्योंकि उसके पास ज़िंदगी में कभी शूज़ आए ही नहीं है, कभी उसके पास शूज़ थे ही नहीं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फूट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। तो ऑथर कहते हैं कि जब वो पूरी देश में जब घूमने का उसको अवसर मिलता है तो वो उसने देखा है बहुत सारे बच्चों को जो नंगे पाँव घूमते रहते हैं गाँव में, शहरों में, रोड्स पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। तो ऑथर इस चीज़ का एक एक्सप्लेनेशन बता रही हैं, मतलब वो सोच रही हैं कि लोग एक एक्सप्लेनेशन देते हैं इस बारे में, चप्पल नहीं पहनने के बारे में, कि ये पैसों की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि ये ट्रेडिशन है कि उन्हें नंगे पाँव रहना है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन ऑथर को देखने में मिलती है। आई वॉन्डर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवर परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो ऑथर सोचती है कि क्या ये ट्रेडिशन है या फिर सच में ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है अपनी एक हमेशा परमानेंट रहने वाली गरीबी को छुपाने के लिए। I remember a story a man from ODP once told me. ODP किसी जगह का नाम है। तो ऑथर कहती है कि उनको एक कहानी याद आती है कि ODP की किसी इंसान ने जो उनको सुनाई थी। As a young boy, he would go to a school past an old temple where his father was a priest. तो जिस इंसान ने कहानी सुनाई थी वो उसके बारे में लिखा है कि जब वो बच्चे थे तो वो एक पुराने मंदिर के पीछे उनकी स्कूल थी, तो और उस मंदिर में उसके पापा पुजारी थे, तो वो पीछे जो स्कूल थी उसके अंदर पढ़ने के लिए जाया करता था। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. तो जब वो बच्चा स्कूल के लिए जाता था तो वो मंदिर पे रुक के अपने एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना किया करता था भगवान से। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation. तो ऑथर बताती है कि 30 साल बाद उसने उस गांव को, उस शहर को देखा, वहाँ गई वो, और वहाँ पे उसने उस मंदिर को देखा, लेकिन वो मंदिर अब एक डिसोलेशन में हो गया था। डिसोलेशन मतलब जहाँ पे एकदम डिस्ट्रक्शन हो गया हो, मतलब वो एकदम टेम्पल एकदम ख़त्म सा हो गया था।
जब वो 30 साल बाद में वहाँ गई। इन द बैक यार्ड वेयर लीव द न्यू प्रिस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। तो मंदिर के पीछे में वहाँ पे अब नया पुजारी रहता था और उनके घर पे या उनके बैकयार्ड में लाल और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed। तो एक छोटा बच्चा एक ग्रे यूनिफॉर्म पहन के सॉक्स और शूज़ पहन के वहाँ पे आता है, एकदम थका हुआ, पसीना हुआ और अपने स्कूल बैग को रख के एक फोल्डिंग बेड मतलब एक मुड़ने वाली चारपाई भी रखी हुई है, उसके ऊपर अपने बैग को निकाल के तो अपने बैग को छोड़ देता है। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess has granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. तो आगे ऑथर कहती है कि इस लड़के को देख के उसको याद आता है कि एक दूसरा लड़का था जिसने भगवान से प्रार्थना की थी कि जब उसके पास एक जोड़ी जूते आ गए थे तो उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि ये जोड़ी जूते उसके पास हमेशा रहें, वो कभी भी मतलब जूते ऐसा कभी भी ना हो कि उसके पास जूते ना रहें। तो इस बच्चे को देख के ऑथर को उस दूसरे बच्चे की याद आती है और भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। तो जो अब जो पुजारी होते हैं, प्रेजेंट में जो पुजारी होते हैं, उनके बच्चों को अब शूज़ मिलते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन द नेबरहुड रिमेन शूलेस। तो ऑथर बताती है कि लेकिन जो बाकी और बच्चे हैं जैसे रैग पिकर जो मतलब कचरा उठाने वाले हैं, वो जो उनके नेबरहुड में रहते थे जो हिस्सा है, वो बाकी दूसरे बच्चे उनके पास अभी भी शूज़ नहीं हैं, वो शूलेस हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place in the periphery of Delhi 8 miles away from it metaphorically। तो acquaintance means जान पहचान। तो ऑथर बताती है कि मेरी जानकारी इन नंगे पाँव वाले रैग पिकर्स से मुझे सीमापुरी ले जाती है। सीमापुरी एक जगह है जो दिल्ली के पेरिफ्री पे है। पेरिफ्री मतलब एज पे है, कोने पे है, आउटर एरिया पे है, लेकिन मतलब दिल्ली में है, मतलब दिल्ली के अंदर ही आती है, उसके एंड पे है, पर फिर भी मेटाफोरिकली उससे बहुत दूर है क्योंकि दिल्ली मेटाफोरिकली मतलब यहाँ पे मेटाफोर यूज़ किया गया है कि दिल्ली एकदम डेवलप्ड शहर है जहाँ लोगों के पास अच्छी लाइफ है, वेल बीइंग है। लेकिन ये जो सीमापुरी में जो बच्चे रहते हैं, रैग पिकर्स हैं, उनके पास पहनने तक जूते तक नहीं हैं, तो कितनी बुरी कंडीशन में वो रह रहे हैं। तो ये मतलब दिल्ली से ऐसे मेटाफोरिकली सोचा जाए तो ये दिल्ली से बहुत बहुत दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. तो अब जो इस एरिया में जो रहते हैं वो एकदम गरीब लोग हैं, जो स्क्वेटर्स हैं मतलब जो रिफ्यूजीज़ हैं जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में। साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी उस टाइम पे मतलब 1971 में सिर्फ एक जंगल था, लेकिन अब भी ये जंगल ही है, पर यहाँ पे अब ये खाली नहीं है। अब यहाँ पे मिट्टी के घरौंदे हैं जिनकी छतें टीन या टेरापुलिन से बनी हुई है। सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं आता है। यहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स मतलब कचरा उठाने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन। ये लोग यहाँ पे 30 सालों से भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं, लेकिन इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इनके पास कोई परमिट्स नहीं है, लेकिन इनके पास राशन कार्ड्स हैं ताकि उनका नाम वोटर्स लिस्ट पे आ जाए और उनको कम से कम
खाना और अनाज खरीदने का व्यवस्था हो जाए। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। तो यहाँ पे लोगों को इतनी चिंता भी नहीं है कि उनकी आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 वक्त का खाना मिल जाए ज़िंदा रहने के लिए, वही ज़्यादा काफ़ी है उनको पहचान मिलने से ज़्यादा। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no green. Say a group of women in tattered saris, and I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers. तो जब मैं किसी औरतों से पूछती हूँ, वहाँ पे रहने वाली औरतों से पूछती हूँ कि वो उन्होंने अपना खूबसूरत शहर, अपने खूबसूरत खेत और नदियाँ क्यों छोड़े, तो वो उनकी साड़ीज़ टैटर्ड है, मतलब टैटर्ड मतलब जो एकदम घिस गई हैं, फटी वटी सी हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है और नहीं ख़रीदने के लिए। तो वो बोलते हैं कि हमने ये इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पे हमें ग्रेन्स भी नहीं मिलते थे, अनाज भी नहीं मिलता था खाने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे अगर 2 वक्त का अगर हमें खाना मिल जाए और हम आसानी से सोने जा सकें बिना पेट दर्द करे हुए, मतलब भूखे पेट दर्द होता है ना, तो अगर हम विदाउट ईटिंग स्टमक अगर हम आराम से सोने जा सकते हैं और हमें खाना मिल जाए, तो हम यहाँ पे बहुत आराम से रहेंगे, ना कि हम वहाँ पे रहेंगे अपने गांव में जो हमें अनाज भरपेट अनाज भी नहीं दे सकते। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. तो आगे ऑथर कहती हैं कि जो ऐसे लोग हैं, ये अपना कहीं पे भी अपना टेंट लगा लेते हैं जहाँ पे भी उनको खाने की व्यवस्था मिलती है, और यही टेंट उनके टेम्प्रेरी घर बन जाते हैं। बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं, वो बड़े होके सर्वाइवल में उन्हीं के पार्टनर बन जाते हैं, मतलब वो भी फिर वही काम शुरू कर देते हैं पैसे कमाने के लिए, खाना कमाने के लिए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और अगर सीमापुरी में अगर आपको सर्वाइव करना है, ज़िंदा रहना है, तो रैग पिकिंग करनी पड़ती है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। इतने गए गुजरे हुए सालों में जो ये लोग ये जो काम कर रहे हैं, तो ये एक आर्ट की तरह बन गया है कि गार्बेज में से कोई कीमती चीज़ ढूंढना, उसको सेग्रीगेट करना, जो भी है, मतलब ये एक आर्ट बन गई है। अब गार्बेज उनके लिए सोने का सामान है, क्योंकि ये उनके लिए डेली ब्रेड दिलवाता है, मतलब रोज़ का खाना दिलवाता है उनको, उनके सरों के ऊपर छत देता है, और चाहे वो छट्टा पकती भी क्यों ना हो। और बच्चों के लिए तो ये और भी ज़्यादा है, बच्चों के लिए और भी ज़्यादा है। ये क्यों लिखा हुआ है, ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. तो इसमें साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे इस गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है। उसकी आंखें चमक रही हैं ये कहते हुए, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये सब इंटरेस्टिंग होता है ना। तो अब आगे ऑथर बोलते हैं कि अगर आपको एक चांदी का सिक्का अगर एक कच्चे के ढेर में मिल जाए, तो आप मतलब उसको ढूंढना नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको मन में लालच आएगा कि और भी हो सकता है, आपके अंदर होप आती है कि शायद और भी हो सकता है। तो इन्हीं बच्चों को देख के भी ऐसे लगता है कि इन बच्चों के लिए गार्बेज का एक अलग मतलब है, जो उनके पेरेंट्स के लिए अलग है। बच्चों के लिए ये एक वंडर है, मतलब उनके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और पेरेंट्स के लिए ये सिर्फ एक तरीका है ज़िंदा रहने के लिए। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white
playing tennis. I like the game, he hums, content to watch standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. तो आगे ऑथर लिखती है कि एक दिन उन्होंने साहिब को एक उनके पड़ोस में एक क्लब था, मतलब जहाँ पे लाइक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहाँ पे बहुत सारे गेम्स वगैरह खेले जाते हैं, तो वो था। तो साहिब उसके गेट के बाहर खड़ा हुआ था, फेंस गेट पे खड़ा हुआ था, मतलब जिसको फेंसिंग मतलब जिसके बाहर कोई सेफ्टी के लिए वो लगा रखी हूँ, जैसे दीवार वगैरह जो भी है। तो वहाँ पे दो लोग वाइट कपड़े पहने हुए टेनिस खेल रहे थे। तो साहिब उनको देखते हुए कहता है कि उसको ये गेम पसंद है, पर वो आगे वो बोलता है कि मैं पार्क के अंदर तब जाता हूँ, क्लब के अंदर तब जाता हूँ जब कोई भी आसपास नहीं होता है। जो गेट कीपर है, जो गार्ड है, वो मुझे झूला झूलने की परमिशन दे देते हैं। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirts and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. तो साहिब ने अभी फ़िलहाल टेनिस शूज़ पहने हुए हैं और वो जूते उसके कपड़ों से मैच नहीं हो रहे हैं, उसके शर्ट से, उसके शॉर्ट से जो एकदम पुराने घिसे हुए हैं, उनके साथ वो सफ़ेद शूज़ मैच नहीं हो रहे हैं। तो जब ऑथर उससे पूछती है तो वो कहता है कि किसी ने मुझे ये दे दिए। वो मतलब एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है ऑथर को। तो आगे ऑथर बताती है कि द फैक्ट दैट दे डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय हु कि ये जूते किसी ऐसे बच्चे के होंगे जिसने ये जूते पहनने के लिए मना कर दिया होगा, क्योंकि उन जूतों में एक होल हो गया था, किसी उनमें से एक जूते में होल हो गया था। तो इसलिए उस बच्चे ने वो जूते फेंक दिए होंगे। तो ये बात, लेकिन इससे साहिब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले तो उसके पास शूज़ भी नहीं थे, जो हमेशा बेयर फूट रहा है। तो अगर उसको एक ऐसा शूज़ भी मिल जाते हैं जिसमें अगर होल हो, तो भी उसके लिए एक सपना सच होने जैसी बात है। पर अब वो जो गेम देख रहा है, जो टेनिस का गेम देख रहा है इतनी एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन वो उसकी पहुंच के बाहर है, वो उसे नहीं खेल सकता है। This morning Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees. I am paid 800 rupees in all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. तो किसी और दिन, किसी सुबह ऑथर साहिब को देखती है किसी मिल्क बूथ पे जाते हुए। उसके हाथ में एक स्टील की कैनिस्टर, मतलब स्टील का एक बर्तन है, केतली है। तो जब वो ऑथर उनसे पूछती है कि मतलब ये सब क्या है, तो वो साहिब उनको जवाब देता है कि अब वो एक टी स्टॉल में काम करता है, एक चाय की दुकान में काम करता है, किसी रोड पर आगे किसी दुकान की तरफ इशारा करते हुए। और वो बताता है कि उसको इस काम के लिए महीने के 800 रुपये मिलते हैं और सारे वक्त का खाना मिल जाता है। तो ऑथर उससे पूछती है कि क्या उसे अब ये काम अच्छा लगता है। तो साहिब का फेस पे एक झलक आती है कि मतलब केयर फ्री नहीं रहा है वो। पहले वो मतलब केयर फ्री था, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, लेकिन अब उसके चेहरे पे वो टेंशन वो दिखाई देती है। उसके चेहरे से अब केयर फ्री लुक चला गया है, क्योंकि जो कैनिस्टर था वो उस प्लास्टिक बैग से, मतलब सही मायनों में वो जो कैनिस्टर है, वो जो कचरे के ढेर वाला जो बैग होता था उससे ज़्यादा भारी है। क्योंकि पहले वो बैग सिर्फ उसका था, वो अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता था, मतलब अपनी मर्ज़ी से कचरे का काम करता था। लेकिन अब
जो कैनिस्टर है, जो केतली है चाय की, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता उसका काम, मतलब वो टी स्टॉल पे काम करता है तो उसकी मर्ज़ी नहीं चलेगी वहाँ पे। अब उसको वही उसी तरीके से काम करना पड़ेगा जैसे कि उसका मालिक, जो टी शॉप का मालिक है, जो टी स्टॉल का मालिक है, वो चाहेगा। अब साहिब अपना खुद की मर्ज़ी का मालिक नहीं रह गया है, अब उसकी मालिक वो स्टील टी स्टॉल का मालिक हो गया है। तो गाइज़ अभी ये स्टोरी फिनिश हो गई है, अब यहाँ पे दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो गया है इस चैप्टर का। तो लेट्स सी दिस। आई वांट टू ड्राइव अ कार। मुकेश insists on being his own master. I'll be a motor mechanic, he announces. मुकेश है कोई जो कहता है कि वो गाड़ी चलाना चाहता है, वो अपने खुद का मालिक खुद बनना चाहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तो ऑथर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें गाड़ियों के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी पता है, कुछ भी नॉलेज है। तो वो जवाब देता है, आई लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। His dreams look like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It's the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो मुकेश है वो फ़िरोज़ाबाद का रहने वाला है। तो जब उससे ऑथर पूछती है कि क्या उसे कार्स के बारे में कोई भी जानकारी है, तो वो जवाब देता है कि मैं एक कार चलाना सीख लूँगा। वो ऑथर की आंखों में सीधा देखते हुए बोलता है, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो एक कर लेगा। उसको किसी भी चीज़ का ऐसे नहीं है कि शायद वो नहीं कर पाए, वो एकदम कॉन्फिडेंस से बोलता है। लेकिन उसका जो सपना है वो एक मिराज की तरह लगता है। जो मिराज मतलब जैसे होता है ना, हिरन को भ्रम हो जाता है या हमें भी भ्रम हो जाता है जब हम कड़ी धूप में चल रहे होते हैं, तो सामने हमें लगता है कि कहीं आगे दूर पर पानी है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो पानी नहीं होता है। फिर हम आगे देखते हैं तो हमें वापस दिखता है कि आगे पानी है। तो ये इसको मिराज बोलते हैं। जैसे डेज़र्ट्स वगैरह में ऐसे चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो अभी ऑथर कहती हैं, मतलब वो समझाने की कोशिश कर रही हैं कि जो मुकेश का सपना है वो भी किसी मिराज की तरह ही दिख रहा है। मतलब जहाँ पे जिस जगह पे वो रह रहा है, मतलब फ़िरोज़ाबाद में रह रहा है, जो कि चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है। लेकिन यहाँ पे सब लोग सिर्फ चूड़ियाँ ही बनाते हैं। ये इंडिया में इस चूड़ियों का सबसे बड़ा हब है। यहाँ पे फैमिलीज़ की सारी जनरेशन्स, मतलब पुरानी से पुरानी जनरेशन सब इसी काम में लगे हैं। मतलब ग्लास वेल्डिंग, मतलब चूड़ियों को जोड़ने में, चूड़ियाँ बनाने में, और पूरी भारत की महिलाओं के लिए। तो ऐसी जगह पे मतलब अगर मुकेश ने ऐसा सपना देखा है तो वो एक मिराज की तरह लगता है। Okay, there are some questions whose answers you can find on yourself from the text. Next is Mukesh family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures, in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they sloshed their daylight hours, often losing the brightness of their eyes.